आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th की मैथमेटिक्स और उसमें जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका नाम है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। ज्योमेट्री का एक चैप्टर है, ज्यामिति का एक चैप्टर है ये, जिसमें आप प्रमेय, थ्योरम्स और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एक क्लास हम कर चुके हैं। आज की क्लास जो है वो ज्योमेट्री की यानी कि ट्रायंगल की दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है और चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास बिना समय खराब किए, क्योंकि टाइम अब बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपके एग्जाम्स में कम टाइम बचा है और दूसरी बात यह है कि इस चैप्टर में कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो इधर उधर की बात करने का समय हमारे पास नहीं है। तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने थ्योरम पे। जो भी हम प्रूफ कर चुके थे लास्ट क्लास में उसके आगे से चलेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में आपने ये थ्योरम प्रूफ की थी, थेल्स की प्रमेय, ठीक। तो अगला जो थ्योरम है आपको करना है वो क्या है? थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय जो आपने प्रूफ किया था उसका उल्टा आपको इस बार सिद्ध करना है, यानी कि उल्टा सिद्ध करने का मतलब ये है, मतलब उसका रिवर्स प्रूफ करना है। उसका मतलब ये है कि थेल्स की प्रमेय सिद्ध करने में जो चीजें आपको दे रखी थी वो यहां पर प्रूव करनी होंगी और वहां पर जो चीजें आपने प्रूव की थी वो चीजें आपको यहां पर दे रखी होंगी, ठीक है। ये इतनी सी बात है। थेल्स की प्रमेय का जो स्टेटमेंट था वो एक बार मैं आपके लिए रिवाइज कर दूं, क्योंकि उस थेल्स की प्रमेय जो है जब तक ये थ्योरम्स चलेंगी, ट्रायंगल्स की थ्योरम चलेंगी, बार बार यूज होती रहेगी। तो उसका स्टेटमेंट मैं एक बार आपके लिए रिवाइज कर देता हूं। थेल्स की थ्योरम कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और इस ट्रायंगल एबीसी में इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए जो शेष दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर मिलती हो। यानी ट्रायंगल एबीसी में अगर बीसी के पैरेलल हम कोई लाइन खींच दें जिसका नाम हम डीई रख दें। डी और ई क्या है? बीसी के समांतर रेखा जो खींची गई है वो रेखा एबी को डी पर मिलती है और एसी को ई पर मिलती है। तो थेल्स की प्रमेय कहती है कि एडी और डीबी का रेशियो एई और ईसी के रेशियो के बराबर होगा। यानी थेल्स की थ्योरम का स्टेटमेंट अगर पूरा आप शॉर्ट में कहना चाहें तो कहेंगे अगर डीई इज पैरेलल टू बीसी है तो एडी और डीबी या बीडी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, का रेशियो बराबर होगा एई और ईसी या सी के। ये थेल्स की थ्योरम है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि थेल्स की थ्योरम में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डीई जो है वो बीसी के समांतर ही खींची जाएगी। स्टेटमेंट में बिल्कुल क्लियरली कहा गया है, अगर आप पीछे जाकर देखेंगे, कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए और जिस भुजा के समांतर खींची जाएगी उसको छोड़कर बाकी की शेष दो भुजाएं जो होंगी उनको डी और ई पर मिलेगी। जैसे यही फिगर ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है तो बीसी के समांतर की बजाय एसी के समांतर भी आप ऐसे खींच सकते हैं। एसी के समांतर खींचेंगे, ये डी और ये ई पर मिल रही, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों समांतर हैं तो बाकी की जो दो साइड्स बचेंगी, डिवाइड तो यही हो रही है ना साइड्स। ये जो समांतर रेखा खींची जाती है, इस समांतर रेखा से जो दो भुजाएं डिवाइड होती हैं आपस में, उनका रेशियो आपस में बराबर होता है। तो अब इस वाले फिगर में आपकी डीई और एसी समांतर हैं, तो डिवाइड कौन हो रहा है? एबी और बीसी। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा आपस में, ठीक है। किसी के भी समांतर खींची जा सकती है। इसी तरीके से तीसरी भुजा के समांतर भी खींची जा सकती है, यहां पर भी खींची जा सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान में अपने रखिएगा। कभी भी किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए तो वो जो नई भुजा खींची गई होती है वो बाकी की दोनों साइड्स को सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शंस में डिवाइड करती है। अगली थ्योरम है थेल्स प्रमेय का विलोम। क्या कहता है? कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू द आर्म या थर्ड लाइन, ठीक है। चलिए आइए प्रूफ शुरू करते हैं अपना।
प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ज्ञात है। क्या ज्ञात है, कहा गया यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज की एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक रेखा कोई मान लीजिए यहां पर ये DE मानी गई है, यहां पे ऐसे तिरछा मानी गई है इसलिए क्योंकि इसको समांतर मान के नहीं चलेंगे, समांतर प्रूफ करेंगे। तो क्या ज्ञात है, एक लाइन कोई पता है हमको और वो लाइन त्रिभुज की दोनों भुजाओं को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। लिखेंगे एक रेखा DE ट्रायंगल ABC की भुजाओं AB तथा AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात क्या पता है हमको, AD और DB का रेशियो AF और FC के रेशियो के बराबर है। ये हमको ज्ञात है, ठीक। अब थोड़ी सी सिद्ध क्या करना है, सिद्ध का क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि DE जो होगी वो समांतर होगी BC की। ये तो प्रूफ करना है। जो रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो DE बराबर D जो है वो BC के समांतर होगी, ऐसा प्रूफ करना है। तो थोड़ी सी हम रचना कर लेंगे। क्या रचना करेंगे, माना रचना करेंगे DF समांतर BC खींची, ठीक है। हमने क्या कहा कि DE जो है वो BC के समांतर है या नहीं पता है हमको, एक समान अनुपात में बांटती है, ये हमने मान लिया, ये मतलब दिया है। DF को हमने समांतर खींच लिया BC के। DE जो रेखा है मान लीजिए उसको कि ये समांतर नहीं है, क्या लिखेंगे, उपपत्ति। माना DE BC के समांतर नहीं है, अपितु DF समांतर BC है। मान लिया हमने DE जो है वो BC के समांतर नहीं है, इसके बजाय DF जो है वो BC के समांतर एक रेखा हमने खींची। तो ध्यान दीजिएगा, अगर त्रिभुज ABC में DF और BC आपस में समांतर हैं तो इस पर थेल्स की प्रमेय हम लगा सकते हैं। थेल्स की थ्योरम कहती है कि अगर DF और BC दो भुजाएं ये समांतर हैं तो AD और DB का रेशियो AF और DC के रेशियो के बराबर होगा। यही तो है थेल्स की प्रमेय। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि ABC एक त्रिभुज है, अगर BC के समांतर एक रेखा खींच दी जाए तो इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर होगा। तो हमने क्या माना है, हमने माना है कि DF जो है वो BC के समांतर है।
हमने माना है डीएफ और बीसी एक दूसरे के समांतर हैं, तो फिर एडी और डीबी का रेशियो एएफ और एफसी के रेशियो के बराबर होगा थेल्स की प्रमेय से। ठीक, इसलिए त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय, एबीसी में डीएफ को लेकर जब आप थेल्स थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, एडी अपॉन डीबी बराबर एएफ अपॉन एफसी। इक्वेशन नंबर 2, जो चीज हमने मानी है डीएफ को बीसी के समांतर माना तो थेल्स की प्रमेय से ये रिजल्ट हमारे पास आया, लेकिन सवाल ने हमसे कहा है कि एक रेखा डीई, एक रेखा है जो इनको समान अनुपात में बांटती है, उस रेखा को हमने डीई माना है। तो जो सवाल में दिया है उसके हिसाब से एडी और डीबी का रेशियो एएफ और एफसी के बराबर है, और एएफ नहीं एई, एडी और डीबी का रेशियो एई और एफसी के बराबर है, और जो हमने डीई की बजाय डीएफ को माना है उसके हिसाब से एडी और डीबी का रेशियो एएफ और एफसी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, एई और ईसी। समीकरण 1 और समीकरण 2 के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, एडी अपॉन डीबी बराबर बराबर, तो एई अपॉन ईसी इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी हो जाएगा। ठीक है, तो एई अपॉन ईसी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी। इतना आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये बात समझ में आ गई कि दोनों इक्वल हैं। इसी रिजल्ट को हम आगे यूज करेंगे थोड़ा सा, और क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ दीजिए जरा, देखिए क्या आएगा। ये सब काम आपको सीखना पड़ेगा। दोनों पक्षों में अगर एक ऐड कर दें तो एएफ अपॉन एफसी प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए, एई प्लस ईसी अपॉन ईसी और एएफ प्लस एफसी अपॉन एफसी। ठीक, एई प्लस ईसी क्या होगा, देखिए एई और प्लस ईसी, एई और ईसी मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा। तो एई प्लस ईसी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एसी अपॉन क्या लिखा हुआ है, ईसी इज इक्वल टू एएफ प्लस एफसी क्या होगा, एएफ प्लस एफसी क्या होगा, फिर से एसी हो जाएगा, और अपॉन एफ सी। एसी से एसी कैंसिल हो गया। इसको अब लिख लीजिएगा, मैं साफ कर रहा हूं इधर। क्या आ जाएगा, EC इज इक्वल टू FC आ जाएगा। देखिए क्या आया, EC और FC आपस में बराबर आ गए। जो बात दे रखी थी और जो बात हमने मान के चली थी, उन चीजों को यूज करते हुए जो रिजल्ट हमारे पास आया वो इम्पॉसिबल रिजल्ट आया है। वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है। वो कंडीशन क्या है, देखिए जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट ये कह रहा है कि
ये वाली लाइन और ये छोटी वाली लाइन आपस में बराबर है, लेकिन ये तो फिगर में दिख रहा बराबर नहीं हो सकती है। ये केवल कब पॉसिबल है? ये केवल तब पॉसिबल है जब E और F अलग अलग पॉइंट ना होकर एक ही पॉइंट हो। अगर E F से अलग ना होकर F पर ही होता, यानी E और F दो पॉइंट ना होकर एक ही पॉइंट होते, तभी ये FC और EC एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो क्योंकि बराबर आए हैं, इसका मतलब ही ये है कि बिंदु E और बिंदु F अलग अलग ना होकर सेम पॉइंट है। और अगर सेम पॉइंट है तो क्योंकि F जो है वो D को मिलाने वाली जो रेखा बनाता है वो BC के समांतर है, तो इसका मतलब E कहीं और ना होकर EF पर ही होगा और DE रेखा जो है वो BC के समांतर ही होगी। ठीक, यही बात आप लिखेंगे EC बराबर FC। ये केवल तभी संभव है जब E अलग बिंदु ना होकर F पर ही हो। अर्थात DF अर्थात DE DF पर ही होगा। अगर DE जो है वो DF पर होगा तो और DF क्या है, और क्योंकि DF समांतर है BC के, दिस इंप्लाइज DE is also parallel to BC। यही आपको प्रूफ करना था, थेल्स थ्योरम का विपरीत। ठीक, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ये अगली थ्योरम है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगली थ्योरम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अगली थ्योरम करते हैं। अगली थ्योरम क्या कहती है? कहा गया यदि एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करती है तथा BC के समांतर है तो AD अपॉन AE इज इक्वल टू AE अपॉन AC। नहीं, गलत है। AD अपॉन AB, देखिए नीचे वाले में सही लिखा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC प्रूफ करना है। क्या क्या दिया है सवाल में? अब देखिए जो दिया है और ये सब चीजें आप अपने आप लिखिएगा, मैं प्रूफ करवाऊंगा आपको। एक रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है। एक ट्रायंगल है ये ABC ट्रायंगल में एक रेखा DE है जो AB और AC को D और E पर मिलती है, काटती है। BC के समांतर है ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ करना है AD अपॉन AB, तो आपको प्रूफ करना है AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये सिद्ध करना है। तो ये है लगभग थेल्स की प्रमेय के जैसा है, बस थोड़ा सा अलग है। थेल्स की प्रमेय में क्या कहा गया था कि अगर DE और BC एक दूसरे के समांतर है तो प्रूव करिए कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा।
यहां पर पूरी बात वही कही गई, सिर्फ प्रूफ बदल गया आपका। यहां पर कहा गया डीई और बीसी समांतर हैं, तो प्रूफ करिए एडी और एबी का रेशियो कह दिया गया। तो अब क्योंकि थेल्स की प्रमेय आप प्रूव कर चुके हैं, जब डीई और बीसी एक दूसरे के समांतर होते हैं, यानी किसी भी त्रिभुज में आधार या किसी भी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए, तो आप थेल्स की थ्योरम का रेशियो यूज कर सकते हैं, थेल्स की थ्योरम प्रयोग कर सकते हैं। तो बस वही हम करेंगे, थेल्स की प्रमेय का प्रयोग करेंगे और इसको प्रूव करेंगे। क्या ज्ञात है, रचना इसमें कुछ करनी नहीं, कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं, क्या ज्ञात है, क्या चीजें हैं वो सब आप लिखिएगा। प्रूव मैं आपको करवा रहा हूं, उपपत्ति करवा रहा हूं यहां पे सीधे। ठीक, क्या प्रूव है लिखेंगे, क्योंकि DE इज पैरेलल टू BC, क्योंकि DE और BC एक दूसरे के समांतर दे रखे हैं, इसलिए त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है, थेल्स की थ्योरम हम लगा सकते हैं। थेल्स की थ्योरम क्या कहती है, थेल्स की प्रमेय कहती है कि AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा। AD और DB का रेशियो AE और EC के रेशियो के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1। ये थेल्स की प्रमेय कहती है। अब इसी समीकरण को हम आगे यूज करेंगे थोड़ा सा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या आ जाएगा, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो AD अपॉन DB में एक जुड़ जाएगा और बराबर AE EC में एक जुड़ जाएगा। क्यों एक जोड़ रहे हैं वो भी देख लीजिए। जैसे AD अपॉन DB लिखा है, ध्यान से अगर आप समझिए तो अगर इसमें एक जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद DB LCM लेंगे, और जब DB LCM लेंगे तो DB ऊपर चला जाएगा, तो AD प्लस DB बन जाएगा। और AD और DB को जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका AB आ जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड है आपका AB रेशियो में लाना है, वो AB आप इस तरीके से थेल्स की प्रमेय से ला सकते हैं एक जोड़कर। LCM ले लीजिए, AD प्लस DB अपॉन DB, यहां AE प्लस EC अपॉन EC। देखिए AD और DB मिलकर क्या हो जाएंगे, AB अपॉन DB, और इसी तरीके से AE और EC मिलकर क्या हो जाएंगे, AC अपॉन EC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान दीजिए, जो प्रूव आपका है उस प्रूव में लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड का में एक पार्ट है AD और एक पार्ट है AB, और जो समीकरणें आपने बनाई हैं उन इक्वेशंस में एक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको AD मिल रहा है और दूसरे इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको AB मिल रहा है। यानी प्रूव का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड में उपस्थित है, लेकिन अलग अलग है। एक पार्ट समीकरण 1 में है और दूसरा पार्ट और समीकरण 2 में है। तो अगर इन दोनों को एक साथ लाना है तो हम क्या करें, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, या फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर दें। तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, जो ऊपर है जो रिजल्ट में आपको ऊपर लाना है उस वाली इक्वेशन को ऊपर रखिए। तो रिजल्ट में आपको क्या लाना है ऊपर, रिजल्ट में AD चाहिए तो आपका B है, रिजल्ट में ऊपर AD चाहिए तो AD पहली समीकरण में या दूसरे में, AD है आपका पहले समीकरण में, तो आप इक्वेशन 1 को ऊपर रखिए और 1 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, 1 के नीचे 2, यानी समीकरण 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आप क्या लिखेंगे,
समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। लिख लीजिए पूरा पूरा ऐसे ही, AD अपॉन DB अपॉन इसका लेफ्ट हैंड साइड AB अपॉन DB, AE अपॉन EC अपॉन AC अपॉन EC। डिवाइड हो गया, DB से DB कैंसिल हो गया, EC से EC कैंसिल हो गया, क्या आ गया AD अपॉन AB और इज इक्वल टू AE अपॉन AC। देखिए यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव आ गया, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, फटाफट नोट करिए फिर अगली थ्योरम की जाए। चलिए अगली प्रमेय पे चलते हैं हम लोग। अगली थ्योरम क्या है, क्वेश्चन में कहा गया है, थ्योरम मतलब कह रही है कि प्रूव दैट द इनर और आउटर बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स एंगल of the triangle divides the base into the inner or outer line segment in proportion to the sides that make up that angle। क्या मतलब है, मतलब यह है कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण का आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक उस कोण को बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिक या बाह्य रेखाखंड में विभाजित करता है। ठीक, ये सब तो हुई मैथमेटिकल लैंग्वेज, सैद्धांतिक भाषा है ये, ठीक है। हम लोग इसको सिंपल भाषा में समझेंगे। क्या प्रूव करना है, प्रूव कर सिद्ध करो कि त्रिभुज के शीर्ष कोण का, कोई एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के, एक ट्रायंगल है, उस त्रिभुज के शीर्ष कोण का आंतरिक या बाह्य समद्विभाजक। एक काम आपको करना है, मतलब आंतरिक वाला प्रूव कर दीजिए या फिर बाह्य वाला प्रूव कर दीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम है, ठीक है, और तरीका भी सेम है प्रूव करने का। तो मैं फिगर पर बता दूंगा कि इसको कैसे करेंगे और उसको कैसे करेंगे, स्टेप सारे सेम रहेंगे। अगर नाम आप सेम रखते हैं तो स्टेप सारे सेम रहेंगे। एक को हम लेकर फिलहाल चल रहे हैं, किसी एक त्रिभुज के शीर्ष कोण का आंतरिक विभाजक हो या बाह्य समद्विभाजक हो, उस कोण के बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में आधार को आंतरिक या बाह्य विभाजित करता है। इधर हम लोग फिगर बनाकर देखेंगे, उसको बाद में देखेंगे। जैसे सपोज एक ट्रायंगल है ABC, जो थ्योरम आपसे प्रूव करवाना चाह रही वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। थ्योरम कह रही है कि अगर किसी ट्रायंगल के शीर्ष कोण का वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर किया जाए, वर्टेक्स एंगल का बाइसेक्टर किया जाए, यानी कि शीर्ष कोण का समद्विभाजक किया जाए, तो शीर्ष कोण क्या है A, इस A को A का एक बाइसेक्टर खींच दो, एक समद्विभाजक खींच दो, यानी कि कोण A को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक लाइन खींच दो। तो कोण A को बराबर भागों में बांटने वाली एक लाइन हमने खींच दी ये, और इसका नाम क्या रख दिया, जो इन्होंने रखा AD। ये AD जो लाइन खींची है, ये क्या काम कर रही है, ये शीर्ष कोण की समद्विभाजक है, वर्टेक्स एंगल की बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर होने का मतलब क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। थ्योरम कहती है कि किसी एक ट्रायंगल में अगर किसी त्रिभुज के शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा खींचें आप, वर्टेक्स एंगल की बाइसेक्टर खींचें, तो वो लाइन सामने वाली भुजा को, ये जो लाइन आ रही है AD, ये सामने वाली भुजा यानी कि BC को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में ट्रायंगल की बाकी की दो साइड्स होंगी। या ऐसे कह सकते हैं कि त्रिभुज का जो बाइसेक्टर होता है वो त्रिभुज की दोनों भुजाओं के अनुपात में सामने वाली भुजा को बांट देता है। यानी जो रेशियो AB और AC का होगा वही रेशियो BD और CD का होगा।
ये बात आपको प्रूफ करनी है। और जो प्रमेय, और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि प्रमेय जो आप प्रूफ करते चले जाएंगे वो आपके लिए रिजल्ट्स बनते चले जाएंगे, वो भविष्य के सवालों में आप उनको सूत्रों के तरीके से, फॉर्मूले के तरीके से यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट समझ में आया? स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि किसी एक ट्रायंगल के वर्टेक्स एंगल को, कोई एक ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स एंगल को का अगर आप बाइसेक्टर ऐसे खींच दें तो ये बाइसेक्टर सामने वाली साइड्स की का जो सामने वाले साइड्स का जो डिवीजन करेगा वो उसी रेशियो में करेगा जिस रेशियो में ट्रायंगल की बाकी की दो साइड्स का रेशियो होगा। यानी BD और CD का रेशियो, BD और CD का रेशियो वही होगा जो AB और AC का रेशियो होगा। ये आपके लिए रिजल्ट भी है, फॉर्मूला भी है। इस सवाल के लिए फिलहाल आपको रिक्वायर्ड टू प्रूव है, यही आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करके आप ये लेकर आएंगे और जब ये सिद्ध हो जाएगा तब आपके लिए फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, यही सेम रिजल्ट, ये क्या है, ये कोण ए का आंतरिक विभाजक है। आंतरिक विभाजक का मतलब क्या है, ये है आपका एंगल ए, ठीक है, ये है आपका एंगल ए और इस एंगल ए की का विभाजक है क्योंकि ये, तो ये कोण ए को, ये कोण ए है, कोण ए को अंदर से काट रहा है ना, तो ये आंतरिक विभाजक है। कोण ए का बाह्य विभाजक भी पॉसिबल है। कैसे? अगर ये सारी कहानी हटा दी जाए, ये एक ट्रायंगल ABC हो गया, ये कोण A है, ये B है, ये C है, ये कोण A है, लेकिन इसका बाह्य विभाजक का मतलब यह है कि इसको बाहर की तरफ बढ़ाइए और अब कोण A इसको नहीं मानेंगे, अब इसको मानेंगे और इसका विभाजक खींचिए, तो इसका विभाजन करने वाला मान लीजिए ये लाइन हो गई। जब ये लाइन हो गई विभाजक इसकी, ठीक है, ये विभाजक हो गई, तो ये D आपका हो जाएगा। तो आपको क्या प्रूव करना, प्रूव आपका वही है, ये जो कोण A का आंतरिक विभाजक हो या बाह्य विभाजक हो, दोनों स्थितियों में ये विभाजक जो है वो आधार रेखा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में शेष दो भुजाएं होंगी। अगर आंतरिक विभाजक होगा तो विभाजक, इस भुजा का विभाजन भी अंदर ही कर देगा, कहीं पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। अगर कोण का बाह्य विभाजक है, अगर आउटर बाइसेक्टर है, तो इस भुजा का विभाजन भी वो भुजा के बाहर जाकर करेगा। यानी कि देखिए भुजा BC है और विभाजन कहां पर कर रहा है, यहां D पर। रिजल्ट आपका सेम रहेगा, AB और AC का रेशियो BD और CD के रेशियो के बराबर होगा। BD और CD के रेशियो के बराबर होगा, रिजल्ट सेम होगा, सारी चीजें सेम रहेंगी। हम इनर वाला लेकर चलेंगे और इसी को प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक ट्रायंगल ABC है, ABC में AD जो है वो एंगल A का आंतरिक विभाजक है। ये सारी चीजें हम मान लेंगे। ये जो फिगर बने हुए हैं इन पर आप ध्यान मत दीजिए, हम लोग क्या करेंगे, फिगर अपना बनाकर उधर रखेंगे, बनाएंगे अभी। तो सबसे पहले क्या कहा गया, एक त्रिभुज ABC, तो एक ट्रायंगल ABC बना लीजिए। ये हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ABC बना लिया। ABC, और इस ट्रायंगल ABC में हमने क्या किया, एंगल A का बाइसेक्टर खींच लिया। ये बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर होने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है एक दूसरे के। पहले इतनी चीज हम लिखेंगे। माना त्रिभुज ABC में शीर्ष कोण A का समद्विभाजक AD
है। जो BC को D पर मिलता है, जो BC को D पर मिलता है, इतना हमने मान लिया। अब थोड़ी सी रचना कर लीजिए। रचना क्या करेंगे? रचना ये करेंगे कि ये जो बाइसेक्टर है, जो प्रूव आपको करना, वो प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा काम इसमें करना पड़ेगा। ये जो बाइसेक्टर है, इसी बाइसेक्टर के पैरेलल C से एक लाइन खींच दीजिए ऊपर, ठीक, और ये लाइन वहां तक ले जाएंगे, इस लाइन को ऊपर खींचेंगे और AB को आगे बढ़ाकर उसमें मिला देंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, C से एक लाइन खींचेंगे, मतलब वर्टिकल नहीं खींचेंगे, AD के समांतर एक रेखा खींचेंगे जिसका नाम हम CF रख देंगे, ठीक। तो इसी के पैरेलल खींच ली, तो इसी कलर की खींच लीजिए। C से एक लाइन खींच लीजिए जो कि पैरेलल हो, और क्या करेंगे, AB को बढ़ा देंगे आगे इस लाइन में को जहां पर भी मिले। बस यहां पर मिलेंगे, तो इसका नाम हम रख देंगे F। ये सारे फिगर्स अभी मत देखिएगा, कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है। ये F हो गया। तो ये जो हमने रचना की है इसको जरा लिख लिया जाए। लिखेंगे बिंदु C से CF समांतर DA, रेखा खींची, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्योंकि AD जो है वो एंगल A की बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। अब ये वाला का मतलब नाम से जानिए, एंगल BAD और एंगल CAD बराबर होगा। या तो 1 2 3 कर लीजिए, सबसे अच्छी बात है। क्या करिए, इनकी जो है मार्किंग कर लीजिए, नाम रख दीजिए इनके। कौन सा कलर ले, ब्लैक ले लें। इसको आप एंगल 1 कह दीजिए और इसको आप एंगल 2 कह दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल ये AD बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। पहले इतनी बात को लिख लीजिए आप। अब बारी बारी से चीजों को लिखते चलेंगे। क्योंकि AD कोण A का समद्विभाजक है, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। पहला इक्वेशन। उसके बाद AD और CF समांतर रेखाएं हैं, और इन दोनों समांतर रेखाओं में AD और CF जो समांतर रेखाएं हैं, इन दोनों समांतर रेखाओं में AC एक तिर्यक रेखा काट रही है। इनको काट रही है कि नहीं काट रही? इसको अगर अलग मैं बना दूं तो देखिए, ये AD है आपकी और ये आपकी CF है। ये आपकी हो गई AD और ये आपकी हो गई CF। AD और CF ये दो समांतर रेखाएं हैं, और AC तिर्यक रेखा इनको काटती है, काट रही है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एकांतर कोण होंगे कि नहीं होंगे?
ये एकांतर कोण होंगे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो अगर इसका नाम आप 3 रख लीजिए तो इसका नाम तो पहले से ही 2 है, तो 2 और 3 आपस में बराबर होंगे। बात क्लियर? तो इसका नाम हम क्या रखेंगे? इसका नाम हम रख लेंगे 3। तो 2 और 3 बराबर हो जाएंगे। कैसे वो लिखेंगे हम यहाँ पे? तो लिखेंगे क्योंकि AD समांतर है FC या CF के तथा AC तिर्यक रेखा है। ये रफ फिगर्स अलग आप बना सकते हैं साथ में, ताकि जब कभी दोबारा रिवाइज करें तो समझ में आए चीजें कि ये जो व्यवस्था है यही उठा के हम इधर लेकर चले गए हैं। तो उसमें ये वाला एंगल चला गया 2 वाला, और ये जो नीचे वाला एंगल ये वाला है ये 3 है, इसका नाम रख दिया हमने। तो AD और FC समांतर हैं और AC तिर्यक रेखा है। इसलिए एंगल 2 बराबर एंगल 3 क्यों बराबर हैं? ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एकांतर कोण है। अगर ये सारी चीजें आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर को एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि जो भी सॉल्व कर रहा है उसको मालूम है, चीजें पता है। तो 2 और 3 बराबर हो गए। एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के बराबर है और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर भी है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को एक साथ लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर है। भाई समीकरण 1 और समीकरण 2, अगर इसको आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए तो इक्वेशन 1 2 क्या कहता है कि एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों ही 2 के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे? समीकरण 1 व 2 से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। या एक काम करिए, अभी रहने दीजिए इसको, अभी ऐसे ही बना रहने दीजिए। अभी हम जब इसकी जरूरत पड़ेगी, अब फिर से वही बात देखिए, अब इसको बिगाड़ेंगे हम लोग। फिर से देखिए, AD और FC समांतर हैं और AF एक तिर्यक रेखा काट रही है। यानी अगर इस फिगर को हम निकाल के लाएं रेड वाली लाइन के साथ, तो ये आपकी, या अगर कलर भी सेम करना चाहें तो देख लें, ये आपकी AD बन गई, ये आपकी AD बन गई और ये आपकी बन गई CF, और ये आपकी AF। ये A हो गई, ये F हो गया, ये D हो गया और ये C हो गया। देखिए ये AD और CF समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये जो तिर्यक रेखा काट रही है, ये तिर्यक रेखा क्या बना रही है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल संगत कोण है कि नहीं कोण है? देखिए मैं बता दूं आपको ये बात कि अगर आपने ज्योमेट्री ठीक से नहीं पढ़ी है पहले की, वैसे तो मैं पूरी मैथ्स के लिए ही कहता हूं कि अगर आपको प्रीवियस मैथ्स नहीं तैयार है, नहीं आपने ठीक से पढ़ी है, तो आप जैसे जैसे आपका क्लास आगे बढ़ेगा आपको दिक्कतें आपकी बढ़ती चली जाएंगी। अब यहां पर समय संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये एकांतर कोण, इनको समझाने का नहीं है, क्योंकि ये 9th 8th 7th इन सब क्लासेस में आप पढ़ते हैं। वहां पर अगर आपने ठीक से इन एंगल्स को समझा होगा तो आप इस फिगर को देखकर खुद ही ये सारे आइडियाज लगा लेंगे अपने आप कि ये पैरेलल है, ये दोनों समांतर हैं, तो ये संगत कोण होगा, ये तिर्यक एकांतर कोण होंगे। लेकिन अगर क्योंकि आपने वो पढ़ाई ठीक से नहीं की है तो फिर आपको दिक्कतें फिर ये बनी रहेंगी। ये काम आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो सिलेबस है वो करेंगे, 2 साल पीछे जाके पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब मैं अपनी तरफ से फिर भी बताने की कोशिश किया करता हूं, इसलिए फिगर को अलग करके आपको बताता हूं कि ये वाला फिगर इतना निकाल के बाहर कर लीजिए। ये आपका एक लाइन AD है, ये आपका CF है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। AF एक समांतर रेखा इनको, तिर्यक रेखा इनको काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल संगत कोण हो जाएंगे, यानी ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो अगर इसका नाम आप 4 रख दें, अगर इसका नाम आप 4 रख दें तो इसका मतलब ये वाला एंगल 1 और एंगल 4, ये एंगल 1 पहले से है भाई, AD के ऊपर वाला एंगल, AD के ऊपर वाला एंगल क्या है? 1, और ये नया वाला एंगल इसको आपने 4 रखा, तो एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे के बराबर होंगे।
होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब यही बात आप लिखेंगे। फिर लिखेंगे पुनः AD समांतर FC तथा, पहले भी ADFC समांतर लिया था लेकिन तिर्यक रेखा AC ली थी, इस बार तिर्यक रेखा बदल गई AF, तथा AF तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 4, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, समांतर ये जो रचना हमने की थी, इस रचना का जितना यूज कर सकते थे वो हमने कर लिया। अब देखिए कैसे यूज करेंगे। इन तीनों समीकरणों को एक साथ यूज करिए। देखिए, लिखिए, लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। क्या होगा इन तीनों समीकरणों से? ये समीकरण कहते हैं तीनों कि देखिए 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है और 1 4 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या? देखिए 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, यानी कि 1 और 3 एक दूसरे के बराबर हुए। यहां से समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर एक साथ कहें तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 3 बराबर हुए। और समीकरण 4 कहता है कि 1 4 के बराबर है, तो 1 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 और 3 बराबर हो गए। फिर 1 और 3 और 1 और 4 दोनों एक दूसरे के बराबर, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, 3 और 4 बराबर हो गए। तो इसका मतलब अगर इन दो सारे समीकरणों को एक साथ कहें तो आप कहेंगे एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के बराबर हैं। ये इक्वेशन नंबर 4 नहीं। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखिए 1 और 2 बराबर हैं, 1 और 4 बराबर हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। 1 और 2 बराबर हैं, 1 और 4 बराबर हैं, तो यानी कि 2 और 4 एक दूसरे के बराबर हो गए। लेकिन 2 का मान 3 दे रखा है, तो 2 की जगह 3 रख दिए तो 3 बराबर 4 हो जाएगा। तो एंगल 3 और एंगल 4 एक दूसरे के बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सारा सब कुछ भूल जाइए, केवल इतने ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल में आपको ये बात समझ में आ रही है कि ये त्रिभुज ACF एक त्रिभुज है जिसमें कि कोण 3 और कोण 4 आपस में बराबर हैं। अगर 3 और 4 कोण बराबर हैं तो इसका मतलब AC और AF भुजाएं भी तो बराबर होंगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उन एंगल्स को बनाने वाली जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में बराबर होती हैं। तो 3 के संगत भुजा AC है और 4 के संगत भुजा AF है। तो क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं, इसलिए AC और AF भी आपस में बराबर होंगे। तो ये बात हम यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं, इसलिए भुजा BC और भुजा AF भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो AC बराबर AF यहां से हम लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आया होगा? क्या लिखेंगे? इंप्लाइज दैट इसलिए ट्रायंगल ACF में क्या होगा? AC बराबर AF, इक्वेशन नंबर 4। AC बराबर AF। बस यहां तक का काम आपका थोड़ा सा कठिन था। अब देखिए चीजें जो है थोड़ी सी चीज बची है, उसको आप करेंगे और बात आपकी समाप्त हो जाएगी। AC और AF बराबर हम ले आए। अब देखिए जरा क्या है मामला। अब मामला ये है कि अगर आप ट्रायंगल ये वाला देखिए पूरा BCF, ये पूरा ट्रायंगल अगर आप देखिए तो इस पूरे ट्रायंगल में देखिए CF एक भुजा है और CF के समांतर एक भुजा AD है, क्योंकि AD और CF एक दूसरे के समांतर है ना। BCF एक ट्रायंगल है, BCF ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एक भुजा CF है और उसके समांतर एक भुजा AD खींची गई है। और आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए तो थेल्स की प्रमेय आप लगा सकते हैं। तो थेल्स की प्रमेय क्या कहेगी कि अगर CF के समांतर AD खींची गई है तो AD इन शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी।
तो AD BC और BF इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, क्योंकि CF के तो समांतर है ही, जिसके समांतर होती है उसको लिया नहीं जाता है। तो CF के समांतर AD खींची गई है, तो CF को छोड़कर शेष दो भुजाएं जो होंगी उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी BC और BF का रेशियो सेम होगा। तो क्या लिखेंगे पहले हम इसको, ट्रायंगल BCF में AD समांतर CF है, इसलिए थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय क्या कहती है, CF को छोड़कर बाकी की जो दो भुजाएं हैं उनका अनुपात सेम होगा, यानी कि BA और AF, या पार्ट्स की बात है, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, AB और AF का रेशियो BD और CD के रेशियो के बराबर होगा। यही थेल्स की प्रमेय है। AB और AF का रेशियो BD और CD के रेशियो के बराबर होगा। ये थेल्स की प्रमेय हो गई। अब समीकरण 4 में हमने 4 में प्रूव किया है, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि AF जो है वो AC के बराबर है, तो AF की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, AC। तो समीकरण 4 से AF बराबर AC रखने पर, AF की जगह पर AC रख दीजिए, AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD। देखिए यही आपको प्रूफ करना था। जो आंतरिक कोण का समद्विभाजक होगा वो सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में शेष दो भुजाएं होंगी। तो सामने वाली भुजा का अनुपात BD और DC है, ये रहा, और शेष दो भुजाएं AB और AC हैं, वो ये रही। दोनों का अनुपात सेम है, यही आपको प्रूफ करना था। सारे स्टेप्स, सारे शब्द, सारा सब कुछ यही रहेगा, वो चाहे इनर बाइसेक्टर हो या आउटर बाइसेक्टर हो, क्योंकि आउटर बाइसेक्टर में भी आपने यही किया। इसको आप नोट कर लीजिए, फिगर वगैरह बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं थोड़ा सा आपको आउटर का समझा दूं कि आउटर में आपको क्या करना है। देखिए इनर में क्या था, ये फिगर नहीं था। इनर वाला जब आपको प्रूव करना था तो ABC एक ट्रायंगल था, ये इनर बाइसेक्टर था। प्रूव करने के लिए हमने क्या किया था, इस तीसरे पॉइंट C से एक पैरेलल लाइन खींच दी थी, पैरेलल लाइन CF खींच दी थी। अब आउटर में क्या होगा, आउटर में देखिए ट्रायंगल है आपका, ये ABC, ये ट्रायंगल है। अब जैसे इनर में ये वाला फिगर बाद में हमने बनाया है, ये पहले से था। आउटर में ये वाला हम बाद में बनाएंगे, ये पहले से। क्या पहले से, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें कोण A को आगे बढ़ाया गया और इसका बाह्य समद्विभाजक ये खींच दिया गया। ठीक है, इसका ये बाह्य समद्विभाजक इसका ये खींच दिया गया। प्रूव आपको ये करना है कि ये बाह्य समद्विभाजक इस BC की बढ़ी हुई भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में त्रिभुज की शेष दो भुजाएं हैं, यानी रेशियो सेम है। BD और CD का रेशियो AB और AC के रेशियो के बराबर प्रूव करना, वही करना है। तो प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए ये चीज आपके पास नहीं थी। तो जैसे हमने C से इस बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन खींची थी, अब आपका बाइसेक्टर ये है, तो आप वही काम C से करेंगे, बाइसेक्टर के पैरेलल ही खींचेंगे। पहले बाइसेक्टर अंदर था, पैरेलल लाइन बाहर खींची गई थी। इस बार बाइसेक्टर बाहर है, पैरेलल लाइन अंदर खींची जाएगी, लेकिन खींची C से ही जाएगी अभी भी। तो C से एक CF हमने पैरेलल लाइन खींच दी इस AD बाइसेक्टर के समांतर, ये खींच दी। अब ये पूरा फिगर आपका सेम वही हो गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वही फिगर है, सारी कहानी आपको वही लगानी है। क्या लगानी है कहानी, मैं एक बार रफली आपको बता सकता हूं। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये क्या है, समांतर तिर्यक रेखा है। अगर ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और इस एंगल की बाइसेक्टर ही ये वाली है, तो क्योंकि ये वाला एंगल पहले से सेम है, ठीक, तो ये और ये सेम करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए है, और ये पहले सेम है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से फिर से ये पैरेलल इसके, और एक तिर्यक रेखा आपको ये काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, लेकिन ये पहले से बराबर है इसके, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे।
और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। AF बराबर FC, बस वहीं तक आपका मेन था, बाकी सारा वही। तो कहने का मतलब है कि स्टेप्स नहीं चेंज होगा, फिगर सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी मतलब कुछ नहीं चेंज करना है, सब यही रहेगा, कुछ नहीं बदलना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और देख लिया जाए टाइम क्या हुआ है। चलिए ठीक, अगली थ्योरम क्या है? चलिए अगली थ्योरम हम लोग फिर अगले क्लास में ही करेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। आज जो भी 3 थ्योरम्स आपको बताएगी उनको आप 4, 5, 10, 20, 50 बार रिवाइज करिए तो आपकी वो तैयार हो जाएंगी। और ये तैयार होनी बहुत जरूरी है क्योंकि ये थ्योरम्स भी इंपॉर्टेंट है, इनके प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है और इनके स्टेटमेंट्स से जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस जो आएंगे उनमें इन रिजल्ट्स को आप डायरेक्ट यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर जो भी इस समय पढ़ाया जा रहा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप स्किप नहीं कर सकते, इनको छोड़ नहीं सकते हैं। मेहनत से पढ़ते रहिए और हम लोग इसी तरीके से मेहनत से आपको पढ़ाते रहेंगे। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद।